हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मेरे प्यारे बच्चों, सीए फाउंडेशन में आज जिस चैप्टर का हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से रिवीजन करने वाले हैं वो है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस यानी कि जनरल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, इसका कंप्लीट रिवीजन। मैं जानता हूँ ये चैप्टर आपने बड़े अच्छी तरीके से पढ़ा है क्योंकि 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर में इसका लेवल कुछ अलग है। इसमें इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 अटेम्प्ट से लगातार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है 4 to 6 मार्क्स का। जो भी क्वेश्चन आगे पूछ सकता है उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया है अलॉन्ग विथ ऑल द थ्योरी, ऑल द कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। अकाउंटिंग प्रोसेस, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, सीए फाउंडेशन में इसका कंप्लीट रिवीजन। और इसके अंदर में एक बात आप ध्यान रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, पहले अभी लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों से भी शेयर करेंगे, उनको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से सर ने रिवाइज करा है, यहाँ पे जाके देखें, उनको फायदा ज़्यादा मिलेगा आपके साथ साथ। और मेरे बच्चे इसका जो नोट्स है ना वो मेरे जो प्रॉपर बुक है उसके अंदर में नहीं है। इसका नोट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको डाउनलोड करें और उससे रिवाइज करें और दी बेस्ट तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मेरे बच्चे आपका अकाउंटिंग प्रोसेस सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए कंप्लीट रिवीजन, और चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज करके एंड करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए सुनेंगे बच्चे जनरल एंट्री के अंदर में कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट में एक तो एग्जाम में हो सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स आ जाए आपका डबल एंट्री सिस्टम पे। तो डबल एंट्री सिस्टम के शॉर्ट नोट्स अगर आ जाए तो एटलीस्ट आपको ये बातें बतानी पड़ेंगी। कौन कौन सी बातें? डबल एंट्री सिस्टम जो है आज से 500 साल पहले इसको लॉन्च किया था लूका पचौली में, लूका पचौली, जिसको कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इट इज़ मैंने अभी पहले भी बताया था कि 500 साल पहले लूका पचौली ने क्या किया था, जो फादर को बोला जाता है फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। इसमें क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन में हम कहते हैं कि 2 एस्पेक्ट्स होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का, है ना? तो डेबिट का मतलब क्या होता है जी? ये डिराइव हुआ है डेबिटम वर्ड से, जिसका मतलब व्हाट इज ड्यू, है ना? और इसको हम क्या करते हैं, डीआर के शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं। ये बातें आपको लिखनी होगी अगर अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। तो क्या क्या 500 पहले स्टार्ट हुआ था, लूका पचौली ने इसको लॉन्च किया था। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को कहा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब डेबिट क्रेडिट 2 एस्पेक्ट्स को बताया गया। डेबिट का फुल फॉर्म बताएंगे, डेबिटम मतलब व्हाट इज ड्यू, और डीआर से इसको शो करते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडियर, जिसका मतलब कि व्हाट इज ट्रस्टेड, एंड इसका मतलब कि सीआर, इसको दिखाते हैं हम आपका। फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में कहते हैं कि एवरी ट्रांजेक्शन है 2 फोल्ड, एक आपका 1 पार्टी गिविंग, एक पार्टी रिसीविंग आपका। एवरी ट्रांजेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और एवरी डेबिट मस्ट हैव इज कोरिस्पोंडिंग क्रेडिट आपका, है ना, जिसपे कि हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग टिका हुआ है। एडवांटेज आप इसको देख लेंगे, इस सब बातें मैं क्यों समझाऊं, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। लिमिटेशन आप देख लेंगे, मैं इसको नहीं बताने वाला। ट्रांजेक्शन में आप आ जाइए। इसके अंदर में ट्रांजेक्शन्स को डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करने के 2 अप्रोच होते हैं। एक हमारा क्या होता है जी, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको कि हम गोल्डन अप्रोच भी कहते हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन को जिसको कि हम यहाँ पे आपका मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। मॉडर्न अप्रोच जिसपे कि पूरा अकाउंटिंग मैंने आपको सिखाया है ना, जो सिखाया है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या होता है जी? ये आपका जो अप्रोच है अकाउंटिंग इक्वेशन का, इसको बाद में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए तरीका, कि एक तरफ हम क्या करते हैं, एसेट्स को लिख देते हैं, और एक तरफ आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटी को, मतलब ये आपका हो गया। फिर कैपिटल कब बढ़ता है? जब हमारा रेवेन्यू यानी कि इनकम होता है, तो उसको हम इसी साइड लिख देंगे जो कैपिटल को बढ़ाएगा। और जो कैपिटल को कम होगा यानी कि एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, इस साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, दूसरे साइड आपका, है ना, एक्सपेंस। फिर कैपिटल और कम कैसे होता है? ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स को भी हमने क्या किया, इस साइड लिख दिया आपका। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या होता है बच्चे, अकाउंटिंग करने का यानी कि जनरल एंट्री पास करने का तरीका, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर इंक्रीज होगा, ऊपर मतलब क्या, इंक्रीज, तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और अगर ये डिक्रीज होगा तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यही पढ़ा है ना मैंने, पूरा अकाउंटिंग ही आपको इसी बेसिस से समझाया है।
ये जो हमारे कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू होता है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ठीक उल्टा क्रेडिट, और डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्योंकि हम रिवीजन करा रहे हैं इसलिए इसको ज़्यादा समझाने का कोई मतलब अब नहीं बनता है। यही रूल आपका जो है बच्चे, मॉडर्न अप्रोच कह दो चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, दिस इज द रूल वी फॉलो फॉर मेकिंग द जर्नल एंट्री ऑफ एनी ट्रांजेक्शन आपका, ठीक है ना। इस बात को, ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पे आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में, इस बात को मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन कह दीजिए आप यहाँ पे, या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसमें क्या किया बच्चे कि जितने भी अकाउंट है ना 6 पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका हमने क्या लिया है जी, यहाँ पे कैपिटल, एक हमने लिया यहाँ पे ऊपर जो बताया था कैपिटल, रेवेन्यू, और तीसरा आपका लायबिलिटी। ये तीनों ही नाम आपका क्या होंगे, जब भी इंक्रीज करेंगे, जब भी इंक्रीज तो हम क्या करते हैं, इनको डेबिट करते हैं। कौन कौन सा, ये देखो, जब भी ये आपका जब भी इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे, ये भी आपका इंक्रीज और ये भी आपका क्या इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे, इनको क्रेडिट करेंगे। ऊपर दिखाया था मैंने। और ये तीनों नाम अगर डिक्रीज करते हैं, ये डिक्रीज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको डेबिट करेंगे। इसको आपके बुक में ऐसे दिया था बट मीनिंग मैंने समझा दिया, और ठीक उल्टा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच होता है बच्चे, या फिर कह दो मॉडर्न अप्रोच आपका इस तरीके से काम करता है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। इसके बाद हमारा जो सेकंड है वो क्या था हमारा, वो था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि पहले आइटम्स को हम पहले डिवाइड करते हैं, वो रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, या फिर पर्सनल है। मतलब कि वो पर्सनल अकाउंट है कि इम्पर्सनल अकाउंट है। आइए पूरी बात रिवाइज करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा कि पहले हमने क्या किया, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया, पर्सनल या फिर इम्पर्सनल। पर्सनल में कौन कौन से नाम आ जाएंगे जी, नेचुरल पर्सन, हमारे आपके जैसे लोग। आर्टिफिशियल पर्सनल, मतलब कि जैसे कि जो लॉ ने जिसको पर्सन माना है, जैसे कि कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, एचयूएफ हो गया, सोल प्रोप्राइटर हो गया, मतलब कि सोसाइटीज हो गए। तो मतलब कि जो लॉ के नज़र में आपका पर्सन है बट हम लोग जैसा दिखता नहीं है वो आपका, तो सब कहाँ चला जाएगा, लीगल पर्सनल यानी कि आर्टिफिशियल में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब कि वो नाम जो हम अकाउंट्स में यूज करते हैं, लेकिन वो नाम से हम आपके जनरली इन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड रेंट, हमने लैंडलॉर्ड को एडवांस में पे किया तो हम लैंडलॉर्ड ना बोल के प्रीपेड रेंट कहते हैं। हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो एम्प्लॉय जिनको हमें पे करना, एम्प्लॉय के लिए वो यूज करते हैं। अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम, है ना। आपके डेटर्स हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल वर्ड हो गया, ये सारे नाम हम यूज करते हैं क्या जी, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आपको चले जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम में आ जाए कि भैया ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बताइए, तो पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। या आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पर्सनल अकाउंट्स, तो आपको क्या करना होगा, ये सारी बातें यहाँ तक आपको समझानी पड़ेंगी। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है जी, पर्सनल अकाउंट को छोड़ के बाकी इम्पर्सनल, मतलब रियल एंड आपका रियल हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा जी, नॉमिनल हो जाएगा। रियल एंड नॉमिनल आपका। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऊपर में जो नाम आपके आ गए ना पर्सनल में, उनको छोड़ के बाकी जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स, वो सब आपके क्या आएंगे, रियल में आएंगे। रियल में आपके आएंगे। जैसे कि आपका मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, आपका कैश हो गया, आपके डेटर्स नहीं, क्योंकि डेटर्स ऊपर चले गए आपका और क्या, गुडविल हो गया। मतलब जितने टेंजिबल हो, इनटेंजिबल फर्क नहीं पड़ता, सब क्या जाएंगे जी, रियल में आपके चले जाएंगे। एसेट्स सारे जाएंगे। ऊपर वाले जो नाम चल गए, ऊपर में कौन कौन आ गया, हमारे आपके जैसे लोग, राम सीता मोह मिता, जो भी आपका। उसके बाद क्या आ गया जी, आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन, मतलब जिनको लॉ ने क्रिएट किया है। और तीसरा क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव, वो नाम जो हम यूज करते हैं आपका लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो सब कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पे पर्सनल के अंदर में। उनको छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड हो करंट हो फर्क नहीं पड़ता, जितने भी एसेट्स होते हैं उनको छोड़ के वो कहाँ जाएंगे, रियल में। और नॉमिनल में सारे एक्सपेंस, रेवेन्यू, रेंट, सैलरी, कमीशन, वेजेज, मतलब जो बेनिफिट ले चुके हैं या बेनिफिट दे चुके हैं, जितने रेवेन्यू होंगे, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, आपका सब कहाँ जाएगा, आपका नॉमिनल के अंदर में। ठीक है ना।
जो आपके रियल अकाउंट होता है ये भी दो तरीके का, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जिसको देख सकते हैं उन एसेट्स को टेंजिबल, जिसको नहीं, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, वो इनटेंजिबल में चला गया। ये प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। कहीं आ गया कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इम्पर्सनल अकाउंट 6 नंबर का, तो आपको बताना होगा दे कैन फर्दर भी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। रियल जो होते हैं दे कैन फर्दर भी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, आपका टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आपका। और क्या लिखना कितना वो सब मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है बच्चे। एक एक चीज़ समझाने का मतलब नहीं बनता। हमने रेगुलर क्लास में बहुत 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 मस्त तरीके से बातें समझी हुई है, आप जानते हैं, मैं दोबारा क्यों बताऊं। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब ये जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, उस ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास क्या रूल है अकाउंटिंग का, जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल आपका। तो आप बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव, क्रेडिट ऑल रेवेन्यू, वही बात है। पर्सनल अकाउंट के लिए बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आपका नॉमिनल के लिए बोलते हैं एक्सपेंसेज लॉसेज डेबिटेड, इनकम गेन आपका क्रेडिटेड। यही तो होता है आपका। तो ये हमने आपको बता दिया, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अभी 2 अटेम्प्ट पहले ऑलरेडी आ चुका है, और आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में भी क्वेश्चन है। तो मैं मानता हूँ कि ये सब क्वेश्चन कोई दम नहीं रखता, हम लोगों ने क्लास में किया, बट फिर भी थोड़ा सा बता दूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं। कहता है कि प्रॉफिट कार्व ड्यूरिंग द, मतलब जो प्रॉफिट कमाया करंट ईयर में। एसेट्स एट द बिगिनिंग हमें निकालना है, लायबिलिटी एट द बिगिनिंग दिया हुआ है, एसेट्स एट द एंड हमें निकालना है, लायबिलिटी एट द एंड बताना है, क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड में वो कहता है कि 50,000 का। तो देखो ना मैं क्या करूँगा, सुनिए मेरी बात। मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या निकालना, पहले मैं निकाल देता हूँ आपका एसेट्स एट द बिगिनिंग। कैसे निकालूंगा? लायबिलिटी आपको बिगिनिंग का बता रहा है, ठीक है ना, और टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों मिला के आपको एंड में कहता है कितना जी, 50,000 का है, ठीक है ना। ये आपका टोटल कितना बता रहा है, 50,000 का। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा समय गुजारना चाहता हूँ आपके साथ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा, आप भी सोचो ना, अगर आपने मेरे साथ रेगुलर क्लास में क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भूल गए तो एक बार सोचो ना कैसे निकाला जाएगा। हमें पहले निकालना है एसेट्स एट द बिगिनिंग। तो अगर आपको एसेट्स निकालना है एट द बिगिनिंग, है ना, मतलब एट स्टार्ट में, स्टार्टिंग का, तो हमें क्या करना होगा, हमें कैपिटल प्लस लायबिलिटी पता करना होगा एट स्टार्ट, बिगिनिंग का आपका, ठीक है ना। चेक कीजिए, हमारे पास कैपिटल कहीं दिख रहा है स्टार्टिंग का, सर लायबिलिटी तो दिख रहा है आपका स्टार्टिंग का, तो ये हो गया आपका 12,000 रुपीज। क्या कैपिटल आपको दिख रहा है स्टार्टिंग का, क्योंकि स्टार्टिंग का में चाहिए हमें। क्वेश्चन में कैपिटल या एंड का दिख रहा है, ये देखो क्लोजिंग कैपिटल एंड का। और ये जो कैपिटल एंड का है, कहता है कि इस साल हमने प्रॉफिट 5,000 कमाया है, तो 35 जो एंड है उसमें हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ना, यानी कि 5 को ऐड करके 35 हुआ है। तो जरा बताओ कि 35 पे 5 हटा दो तो ओपनिंग कैपिटल कितना, 30,000। ये रिवीजन करा रहा हूँ, मत पूछना सर क्या। तो ये 42,000 का आंसर निकल के आ गया, ये हमारा 42,000 का अमाउंट हो गया। बोलता है कि एसेट्स जरा बताओ एंड में कितना है। अगर आपको एसेट्स एंड में पता करना है तो हम क्या करेंगे जी, अगर हमें एसेट्स आपको पता करना है एंड में, ये 11वीं क्लासेस से पढ़ा होगा, तो कैपिटल आपको पता करना होगा एंड में, और आपको पता करना होगा लायबिलिटी हमारा एंड में कितना है, ठीक है ना। तो देखो जरा, आपको कैपिटल एंड में बता दिया आपको 35,000, लायबिलिटी कहीं पे एंड में नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो ना, टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एंड में, मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी ये दोनों मिला के एंड में कितना बता दिया, 50,000। तो इसी के बराबर तो ये आपका होएगा, है ना। लो, तो यानी कि ये आंसर आपका हो गया 50। आपके एग्जाम में 6 मार्क में क्वेश्चन आया था अभी 2 अटेम्प्ट पहले, एक अटेम्प्ट पहले आपका। लायबिलिटी कहता बताओ एंड में कितना है यार। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास एसेट्स पता चल गया एंड में, तो आपका कैपिटल एंड और प्लस आपका यहाँ पे लायबिलिटी एंड आपका, ये तो होता हमारा। तो बताइए एसेट्स हमारा एंड में कितना है, ये देखो 50 निकाल चुके हो आप, 50,000। कैपिटल हमारा एंड में कितना है, 35,000,
ये 35,000 हो गया। तो लायबिलिटी एंड में निकाल लोगे कितना आ गया 15,000, यानी कि 15,000 आंसर हो गया, खत्म होगी बात, इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में वो जनरली क्या कर रहा है, अभी देख रहा हूँ कि जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक, कैश बुक से एक क्वेश्चन बना दे रहा है 4 से 6 नंबर का, है ना। तो आप उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने क्लास में जितना पढ़ा उसी से आएगा, उससे हट के कुछ नहीं आएगा। इसके बाद आइए अब जरा यहाँ पे हम लोग आ गए जर्नल के बारे में थोड़ा और डिटेल में आने के लिए। कहते हैं कि जर्नल जो आपका होता है, हम लोग जर्नल के बारे में, जर्नल क्या होता है, तो बिजनेस में ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम जहां रिकॉर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स। रेक्टिफिकेशन में सिखाया मैंने आपको, प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स जहां पे आप करते हो उसको क्या बोलते हैं, जर्नल। क्या हमने बोला कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स होता है, बिजनेस में पहली बार जो रिकॉर्ड होता है मेरे बच्चे, वो कहाँ पे होता है, आपका जर्नल के अंदर आपका होता है, जर्नल के अंदर में, है ना। ये जर्नल का मतलब क्या होता है, जनरली लोग सोचते हैं कि जर्नल का मतलब जर्नल एंट्री, जबकि जर्नल का मतलब क्या होता है जी, इधर सब्सिडरी बुक, है ना, सब्सिडरी बुक, या फिर क्या जी आपका यहाँ पे आपका जनरल जर्नल आपका। सब्सिडरी बुक में क्या क्या आता है जल्दी बताइए। एक आपका आ गया सेल्स बुक, एक आ गया सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक, बीआर बुक और बीपी बुक। बीआर और बीपी आपका ये 7 जो होते हैं सब्सिडरी बुक में, है ना। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे मेरे बच्चे, याद रखना ये जो आपका जनरल जर्नल होता है इसको हम जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं, जर्नल प्रॉपर। ये नाम आपको दिए गए हैं तो ये नाम आपको ध्यान रखना होगा। जनरली सोचता है लोग ना कि यार जर्नल मतलब जर्नल एंट्री, नहीं, आपने पढ़ा है प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स क्या होता है, कि पहले ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इनमें रिकॉर्ड होते हैं जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे होते हैं। जिन ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाते उन्हीं का हम सिर्फ अलग से जर्नल एंट्री पास करते रियल लाइफ में। जैसे कि हमने गुड्स सेल किया क्रेडिट पे तो सेल्स बुक में चला गया, गुड्स सेल किया कैश पे तो कैश बुक में चला गया, मशीन परचेज किया कैश में तो कैश बुक में चला गया, मशीन परचेज किया क्रेडिट पे वो किसी बुक में नहीं गया तो उसका एंट्री पास होगा, है ना। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन किसी बुक में नहीं होता तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं। तो उन्हीं चीज़ें की रियल लाइफ में प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स में एंट्री पास करते हैं जो इनमें अपना प्लेस नहीं बना पाते, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट एंटर्ड इन द बुक टू शो which account should be debited, which account should be credited. Journal is also called subsidiary book. जर्नल में subsidiary book भी आते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज टर्म है जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शंस। आपका जर्नलाइज करना मतलब उसमें एंट्री रिकॉर्ड करना। इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मतलब प्राइमरी रिकॉर्डिंग की बात करें, ओरिजिनल एंट्री आपका, जिसमें कि ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज एंट्री होती है ना। जर्नलाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, ऑल ट्रांजेक्शंस मे बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एज एंड व्हेन दे अकर, मतलब क्रोनोलॉजिकल, द रिकॉर्ड इज क्रोनोलॉजिकल, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन द ऑर्डिनरी मैनर। और वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, जनरल जर्नल में या स्पेशलाइज्ड जर्नल। इसको बोलते हैं क्या हम, स्पेशलाइज्ड जर्नल आपका। तो स्पेशलाइज्ड जर्नल को हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं, मैंने लिख दिया, और जनरल जर्नल को हम जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं, ठीक है। द लेटर इज यूज फॉर व्हेन देयर आर मेनी रिपीटेड, मतलब इसमें क्या होता है, वो चीज़ रिकॉर्ड होता है जो बार बार होता है, जैसे कि हमने नाम बता दिया आपको यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चे एडवांटेज ऑफ जर्नल आप देख लेंगे। इसमें क्या होता है, जर्नल में आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग्स होता है, नरेशन होता है जिससे कि हम एंट्री समझ सकते हैं क्या आपका हुआ है, सबके सोर्स और डॉक्यूमेंट होते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, तो वो चीज़ मैं नहीं बताने वाला, वो पढ़ लेंगे, वो सब हमने अच्छी तरीके से आपको समझाया है। कंपाउंड एंट्री बताइए किसको बोला गया था। कंपाउंड एंट्री का मतलब कि जिस एंट्री में 2 से ज़्यादा आइटम्स होंगे, 3, 4, 5 कितने भी, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जिसमें कि 2 नाम से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि गोपाल टू कैश टू डिस्काउंट, तो 3 नाम हो गए ना, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओपनिंग एंट्री क्या होता है, वी पास एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, और उसमें क्या करते हैं, पिछले साल के जो एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल है, उनको इस बार ओपनिंग बैलेंस में लाने की एंट्री करते हैं, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में क्या होता है कि जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल है, पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस बार आपका आने का होता है। एक्सपेंस रेवेन्यू पिछले साल के जो थे वो पिछले साल के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जाके खत्म हो गए, तो पिछले साल का क्या अगले साल आता है, जो आइटम बैलेंस शीट में आते हैं,
बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, कुछ रिजर्व होगा, जो भी मतलब आपके बैलेंस शीट में दिखेगा, उनको इस साल को ओपनिंग बैलेंस में लाने की एंट्री करते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि यार ओपनिंग एंट्री कहाँ पास होता है, ओपनिंग एंट्री कहाँ पास होता है, तो याद, अरे बदमा, ओपनिंग एंट्री कहाँ पास होता है, तो जर्नल के अंदर में, यानी कि जर्नल एंट्री होता है उसको ओपनिंग एंट्री करने का, क्योंकि यहाँ तो बुक्स हैं आपके, है ना। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे आप। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, एक एक वर्ड यहाँ का पढ़ जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने इसको ड्राफ्ट किया आपके लिए। मैंने बोल भी दिया, ओपनिंग एंट्री इज मेड इन जर्नल एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग पीरियड, क्लोजिंग एंट्री आर मेड, द ऑब्जेक्ट बीइंग टू, मतलब कि साल के एंड में जो क्लोजिंग एंट्री करते हैं वो अगले साल का ओपनिंग एंट्री हो जाता है एक्चुअली, ओपनिंग एंट्री के रूप में। ठीक है, आइए अब आ गया आपका लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। लेजर को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग्स। लेजर को क्या बोलते हैं बच्चे, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग्स आपका। तो लेजर का कहता है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल, जर्नल यानी कि प्राइमरी रिकॉर्डिंग करने के बाद रिकॉर्डेड एंट्रीज आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड into by preparation of accounts the books which contain all sets of account, किसका, चाहे पर्सनल का, रियल का, चाहे नॉमिनल का, उनको क्या बोलते हैं जी, लेजर बोलते हैं। आपके लिए एग्जाम में ट्रू फॉल्स में हो सकता है पूछ दे आपका, ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको हम प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं लेजर को, ठीक है ना। तो इन विच अकाउंट वाइज बैलेंस आप यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। रूल्स क्या होता है अब आप जानते हैं कि हर एक का सेपरेट अकाउंट बनता है, डेबिट की एंट्री डेबिट में, क्रेडिट की एंट्री में क्रेडिट में, ये सब क्यों बताऊं मैं। यूजेज अगर पूछ दे लेजर का, ऐसे चांसेस कम है पूछने का, लेकिन पूछ दे, क्योंकि इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है जो आपके स्टडी मैट में है। तो इसमें क्या होता है जी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाता है, ये प्रॉपर तरीके से एक अकाउंट से जुड़ी सारी बातें एक जगह दिख जाती है। किसी भी अकाउंट का एंड में बैलेंस कितना है उसको हम आराम से वहाँ पे क्लोजिंग करके पता कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आगे का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं आपका। तो दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ आपका लेजर, आप यूटिलिटी कह दे, यूजेज आप उसको बता देंगे। जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है ये मैं नहीं समझाने वाला, आप इसको देख लेंगे। ये सब बातें बताना भी ना एक तरीके से मुझे गंदा ही लगता है, क्योंकि यू नो एवरीथिंग, 11वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हो। जर्नल प्राइमरी रिकॉर्डिंग, प्राइमरी एंट्री है, वो सेकेंडरी आपका है। ये आपका सोर्स डॉक्यूमेंट से बनता है, वो आपका जर्नल के हेल्प से लेजर बनता है आपका। रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो होता है वो फर्स्ट स्टेज है, वो सेकेंड स्टेज आपका है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनता है, ये आपका क्या होता है, ये एक तरीके के ट्रांजेक्शन एक जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं। जर्नल का कोई बैलेंस, इसको बैलेंसिंग नहीं करते, लेजर की बैलेंसिंग आपकी होती है। नरेशन इसमें आता है, उसमें नरेशन नहीं आता है ना। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, और वहाँ पे क्या पोस्टिंग कहते हैं, है ना, ये भी अच्छा है। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन लेजर को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग आ जाए तो ये आपका होगा। ये ट्रू फॉल्स में शायद बना दे आपके लिए, या फिल इन द ब्लैंक कुछ ऐसा आपका, तो वो भी रेडी रखेंगे, एंड सो ऑन। बैलेंस ऑफ अकाउंट आप ऑलरेडी जानते हैं कि याद रखना, हम लोग क्या करते हैं जी, जो रियल अकाउंट है एंड जो पर्सनल अकाउंट है उसका बैलेंसिंग होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, बाई बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी से क्लोज करते हैं। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं दे आर नॉट बैलेंस्ड। नॉमिनल अकाउंट यानी कि जो एक्सपेंस रेवेन्यू होते हैं दे आर ट्रांसफर ड्यूरिंग द करंट ईयर इधर टू द ट्रेडिंग अकाउंट और द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बैलेंस का मतलब कि उसका क्लोजिंग बैलेंस जिसका निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस थोड़े आता है, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, उसका क्या करते हैं हम, जो भी बैलेंस उस साल का होता है उस साल के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। दे आर नॉट बैलेंस आपका, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि नॉर्मली पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट आर बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट आर नॉट यूजुअली बैलेंस बट दे आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब आ जाइए आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर में। ट्रायल बैलेंस क्या है जी, थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग आपका। पहला क्या था, प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स यानी कि जर्नल। दूसरा क्या था, लेजर यानी कि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग यानी कि प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना। थर्ड फेज जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं क्यों, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो हम जितनी एंट्री अभी तक हमने किया है, लेजर सब बनाए, वो सही है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। ये एक इंटरनल रिपोर्ट होता है बच्चे, ये कहीं पब्लिश नहीं करते हम लोग आपका, ये मैनेजमेंट अपने पास के लिए रखता है, अकाउंटेंट अपने लिए रखता है आपका। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ खास इसमें है नहीं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज। जब एग्जाम में आ जाए इस पे शॉर्ट नोट्स देने के लिए, तो एक तो आपको पहले बताना पड़ेगा क्या कि इट्स ए थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। पहली बात, आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इन द लेजर, स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो सेपरेटली द डेबिट क्रेडिट बैलेंसेज, सच ए स्टेटमेंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। ये भी आपको बताना पड़ेगा। और एन एग्रीमेंट इंडिकेट्स रीजनेबल एक्यूरेसी, रीजनेबल नॉट 100%। पढ़ा हमने रेक्टिफिकेशन में कि ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी कई सारे मिस्टेक्स आपके हो जाते हैं, तो रीजनेबल एक्यूरेसी 100% नहीं।
ऑब्जेक्टिव्स आप देख लेंगे, उसको लिमिटेशन देख लेंगे, मैं नहीं बताने वाला, ये सब चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पता नहीं मुझे इस बार क्यों लग रहा है कि शायद इसका बन जाए, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अक्सर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय मेथड्स क्या करते हैं, एक ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली 3 मेथड हमारे पास है। एक आपका टोटल मेथड, दूसरा क्या है बैलेंस मेथड, और तीसरा क्या है टोटल एंड बैलेंस मेथड। 3 आपके होते हैं। जनरली हम लोग इसको बैलेंस मेथड से बच्चे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आइए इस तीनों मेथड को समझा दूं मैं। एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें कि तीनों बताऊंगा। आप पहले सुनिए यहाँ पे टोटल मेथड क्या करता है। टोटल मेथड क्या करेगा, जैसे कैश अकाउंट है बच्चे, आपने क्या किया है कि जैसे कैश अकाउंट बनाया है ना, मान लीजिए आपने कैश अकाउंट बनाया है, तो कैश अकाउंट में इधर में जो एंट्रीज है ना, वो सारी एंट्री मान लो 80,000 की है, और इधर जो एंट्री है वो 75,000 की है, 75,000 की। तो टोटल मेथड में क्या होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, ये नहीं रहेगा, है ना। अगर हम सिर्फ फर्स्ट मेथड की बात करें तो कैश का जो टोटल डेबिट है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो क्रेडिट टोटल है उसको हम यहाँ लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया हुआ डमी फिगर से आपका फर्नीचर अकाउंट है, मान लो उसका सिर्फ डेबिट में है तो वो लिख दिया हमने, अगर कुछ क्रेडिट में होगा तो वो भी लिख देते हैं हम लोग। मतलब कि हर एक अकाउंट का इधर जितनी एंट्री हुआ ना उसका टोटल और इसका टोटल, बाई बैलेंस सीडी बीडी वाला नहीं, इधर जितनी एंट्री है उसका टोटल और इसका टोटल हम क्या करते हैं उनको लिखते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट का आपका हो गया, श्याम अकाउंट है, श्याम अकाउंट के डेबिट में मान लो कि आपका इधर की जो एंट्री है वो 21,500 की है, इधर 25,000 की है, तो हमने क्या किया वो, मतलब कि हर एक अकाउंट का दोनों साइड का आप क्या करते हैं कि टोटल करके दोनों साइड का डेबिट वाला टोटल डेबिट में, क्रेडिट वाला टोटल क्रेडिट में लिखते हैं, ये दोनों साइड टैली कर जाता है। इसको बोलते हैं हम क्या, आपका टोटल मेथड। बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हम लोग, आपको पता है कि जैसे हम करते हैं कि कैश का यहाँ पे मान लो कि आपका 80,000 था, यहाँ पे 75, तो हम एंड में क्या निकालते हैं, बाई बैलेंस सीडी, कितना जी 5,000। तो ये जो बैलेंस है ना एंड में, वो जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, बैलेंस, आपका बैलेंस मेथड, यानी कि सिर्फ ये चीज़ आपका, सिर्फ ये पार्ट, ये देखो हर एक अकाउंट का हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैलेंस लिख रहे हैं, सिर्फ चाहे डेबिट वाला होगा तो डेबिट में और क्रेडिट का होगा तो क्रेडिट में। और कैसे हम पहचानेंगे कि डेबिट या क्रेडिट, तो हमने ये भी बताया कि हमेशा आइटम को ओपनिंग में लाके चेक करना। अगर ओपनिंग में डेबिट में आ रहा होगा तो डेबिट बैलेंस कहेंगे, अगर ओपनिंग में क्रेडिट में आ रहा होगा तो हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, ठीक है ना। ओपनिंग में लाके देखते हैं कि ओपनिंग में उसका बैलेंस क्या आ रहा है, तो हमने क्या किया वो दिखा दिया। एंड टोटल एंड बैलेंस कॉलम में क्या होता है बच्चे कि हर एक अकाउंट का बैलेंस भी दिखाते हैं और उनका टोटल भी दिखाते हैं, मतलब 80 और 75 भी आएगा, ये भी आएगा, और उसका जो नेट बैलेंस होगा वो भी यहाँ पे आता है। तो ये आपका निकल के आता है 3 तरीके से। जनरली हम सिर्फ इसको लेके चलते हैं, हर एक बंदा यही बनाता है रियल लाइफ में भी, बट 3 मेथड है, आपके इंस्टीट्यूट ने बोला हम तीनों यहाँ पे आपको दिखा दिए। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आइए एक क्वेश्चन जो पिछले ही अटेम्प्ट में ही आपका ऑलरेडी आ चुका है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जैसे एक ट्रायल बैलेंस आपको दिया रहेगा और एग्जाम में कुछ आइटम जो डेबिट के हैं क्रेडिट के हैं जो डेबिट में दिए रहेंगे, तो आपको सही करना होता है। सही, आप जैसे कि अब यही क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट है जी जिसने कि ये एग्जाम में पिछली बार ही क्वेश्चन आपको आया था कि कैपिटल आपका क्रेडिट में है, डेबिट में ठीक है, प्रीमाइसेस डेबिट में ठीक है, सेल्स क्रेडिट में ठीक है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से लेना है, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में लिख दिया। मतलब एक गलत ट्रायल बैलेंस आपको बना के देगा। आपको क्या करना होगा, सही ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। और सही ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं करने वाला हूं, मैं बता दूं आपको कि हमारा ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम, आप हर एक नाम ये जो है उसको यहाँ लिखना, लेकिन जो जिस साइड में आपके हिसाब से होना चाहिए उसके हिसाब से लिखना। और आप जानते हैं कि जो एसेट्स होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, लॉस हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है। जो कैपिटल होगा, लायबिलिटी होगा, रेवेन्यू होगा, इनकम गेन होगा, सब क्रेडिट में दिखेगा, दोनों से टैली कर जाएगा। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये फ्री के मार्क्स हैं। एग्जाम में मुझे याद आ रहा है शायद ये 8 या 10 नंबर में इस पर आया था, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में भी क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद हम आगे आपका क्या जी, सब्सिडरी बुक एंड कैश बुक के अंदर में, है ना। आप पहले ही बता चुका हूँ सब्सिडरी बुक कितने होते हैं जी, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक एंड कैश बुक आपका, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको मैंने क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए मोर देन एनफ है। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए थ्योरी के रूप में कि आपका
पहले भी बता चुका हूँ दोबारा कि रजिस्टर ऑफ दिस टाइप क्या होता है, हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइम एंट्री या सब्सिडरी बुक आपका कहते हैं, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना, है ना। कौन कौन से आते हैं जी, कैश बुक, परचेज बुक, रिटर्न, ये सब आपके जो नाम मैंने बताया। और ये जनरल प्रॉपर्टी यानी कि जनरल एंट्री, जो इसमें नहीं आया वो जनरल एंट्री बन जाता है आपका, ठीक है ना। इट मे बी नोटेड दैट यहाँ पे जो जनरल वर्ड हमने लिखा हुआ है, जनरल, उसको बुक वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कैश बुक तो कैश जनरल भी कह सकता है, परचेज बुक परचेज जनरल भी कह सकता है ना, जनरल रिप्लेस किया जा सकता है बुक से आपका। एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक ये सब नहीं बताने वाला, आप जानते हैं कि इससे क्या होगा जी, एक जैसे ट्रांजेक्शन स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी आएगा, टाइम की सेविंग होता है, इन्फॉर्मेशन एक जगह अवेलेबल होते हैं, आपको चेकिंग करने में आपको हेल्प मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे सकते हैं एक आदमी को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने का। परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो परचेज बुक परचेज अकाउंट में आ जाए या सेल्स बुक सेल्स अकाउंट में आ जाए। परचेज बुक क्या है जी, सब्सिडरी बुक है। परचेज अकाउंट क्या है जी, लेजर है। परचेज बुक में गुड्स जो हमने परचेज किया है क्रेडिट पे, उसकी एंट्री आती है। परचेज अकाउंट में जो गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया चाहे कैश पे, दोनों की एंट्री आती है, क्योंकि परचेज अकाउंट है वो बच्चे, है ना। तो यही सारी बातें कहता है कि परचेज बुक का कोई बैलेंस नहीं होता, इसका बैलेंस आपका होता है ना। और सोन मैं ज़्यादा क्यों बताऊं, आप उसको देख सकते हैं। कैश बुक में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैश बुक सब्सिडरी बुक भी है और साथ ही साथ आपका लेजर भी है। या मिस्टेक मैंने किया हुआ है, मैं सही कर दूं कि कैश बुक है सब्सिडरी बुक एंड लेजर आपका सेकेंडरी, मतलब प्रिंसिपल बुक भी होता है ना। क्योंकि जो कैश बुक होता है फिर अलग से हम कैश अकाउंट नहीं बनाते, सेम रूल्स पे बनते हैं आपका। काइंड्स ऑफ कैश बुक में एक आपका सिंपल कैश बुक जिसमें कि सिर्फ कैश कॉलम होता है, सिर्फ कैश कॉलम होता है, ठीक है, सिर्फ कैश कॉलम होता है। डबल कॉलम में कोई भी दो कॉलम हो सकता है, कैश एंड बैंक हो सकता है, कैश एंड डिस्काउंट हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट हो सकता है, कोई भी दो कॉलम हो सकते हैं। एंड ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक एंड डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक का मतलब आप जानते हैं, इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है जी कि हमने मान लो कि अपने अकाउंटेंट को, पेटी कैश मैनेजर को हमने 2000 रुपीज़ स्टार्टिंग में दे दिया, बिगिनिंग में। वो इसमें से क्या करता है कि पूरे महीने में या पूरे टाइम पीरियड में जो भी हमने टाइम फिक्स किया है 1800 उसने खर्च कर दिया, एंड में कितना बच गया 200 रुपीज़। जितना उसने खर्च किया उतना पैसा हम एंड में और दे देते हैं ताकि अगली बार ओपनिंग बैलेंस फिर से उसका क्या हो जाए 2000 हो जाए और फिर काम करे। इम्प्रेस सिस्टम इसी को बोलते हैं, है ना। और इन बातों को मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। इट इज़ कन्वीनियंट टू इंटरेस्ट अ डिफरेंट सम ऑफ मनी टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड टू रीइम्बर्स हिम फॉर द पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। जितना आपने खर्च किया उतना हम रीइम्बर्स कर देंगे, दस ही विल अगेन हैव द फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू पीरियड। जितना अमाउंट हमने सोचा था उतना फिर से आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, एंड सो ऑन। एडवांटेज ऑफ पेटी कैश सब देख लेंगे। टाइप्स ऑफ पेटी कैश दो तरीके का होता है, एक आपका सिंपल और एक आपका होता है जी एनालिटिकल। सिंपल में क्या, वही नॉर्मल जितने आपने जो पैसा है उसको यहाँ लिखा, जितने सारे खर्च हुए वो नाम हम अकाउंट के रूप में यहाँ पर दिखाते चले जाते हैं। एनालिटिकल में बताइए क्या करते हैं। एनालिटिकल में हम लोग हर एक खर्च का कॉलम बना देते हैं, कन्वीनियंस पे कितना खर्च किया, फ्रेट पे कितना खर्च किया, स्टेशनरी पे कितना खर्च किया, कॉलम बनता है। हम लोगों ने क्लास में अच्छा प्रैक्टिस इस पर किया भी है। इसके बाद कुछ और टर्म्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैश डिस्काउंट आप जानते हैं, इट इज़ मेड टू फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट, है ना, टू मोटिवेट फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट। आपका ट्रेड डिस्काउंट आप जानते हैं, मैंने यहाँ लिखना भूल गया। ट्रेड डिस्काउंट आप जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट यानी कि बार्गेनिंग के टाइम पे बल्क डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, जिसका अकाउंट्स में एंट्री नहीं होता। कॉन्ट्रा एंट्री यू नो कि जब भी ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक के बीच में एंट्री हो, और भी कोई नाम हो सकता है, बट एक कैश बैंक हो, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट पे, तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। सी उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। कैश कॉलम जो होगा उसका कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। कैश बुक में बैंक कॉलम का क्रेडिट मतलब निगेटिव बैलेंस हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, बट कैश कॉलम का कभी भी निगेटिव बैलेंस नहीं होगा। जितना हमारे पास पॉकेट में कैश है उससे ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता। तो कैश कॉलम का या तो नील बैलेंस हो सकता है या फिर पॉजिटिव बैलेंस, निगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। ये भी मैंने आपको बता दिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट।
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।